नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद चंद्रा में। आज का हमारा जो टॉपिक है संवेग और संज्ञान, जिससे अक्सर सीटेट यूपीटेट आदि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न हमेशा यहाँ से आ जाते हैं, तो आज हम लोग समझेंगे और शॉर्ट में ही समझेंगे संवेग और संज्ञान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पूरा वीडियो आपको देखना है और ये दोनों टॉपिक आपके इसी समय इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञान व संवेग, कॉग्निशन एंड इमोशंस। सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञान की, कॉग्निशन की। तो देखिए, आप एक परिभाषा बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। ये परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की है, जिसमें कहा गया है विचार, अनुभव व इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने और अवबोध की मानसिक क्रिया है क्या? संज्ञान। अर्थात जो विचार हैं उनके द्वारा और इंद्रियों के द्वारा, साथ साथ में अनुभव के द्वारा जो हम ज्ञान का अर्जन करते हैं, वही क्या है? संज्ञान है। अभी मैं और भी कई परिभाषाओं की बात करूंगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा मुझे भी पसंद है और आपको भी पसंद आएगी पियाजे की परिभाषा है संज्ञान की, जिससे कि सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। संज्ञान मानसिक प्रक्रिया है, बौद्धिक प्रक्रिया है। अब थोड़ा सा आइए इस पर बात करते हैं। जैसे हम कॉग्निशन की बात करें तो ये जो कॉग्निशन शब्द है वो लैटिन भाषा के कॉग्निशियर शब्द से लिया गया है। तो लैटिन भाषा के कॉग्निशियर से बना है कॉग्निशन, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना या किसी चीज का ज्ञान होना। कॉग्निशियर का अर्थ है जानना या किसी चीज का ज्ञान होना। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। कई बार यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जो संज्ञान है वो हमारे मस्तिष्क की चीज है। आइए कुछ और भी परिभाषाएं हैं जिनके माध्यम से हम संज्ञान के बारे में जानते हैं। जैसे पियाजे की परिभाषा है, चूंकि ये एक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक हैं और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, तो ये संज्ञान को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हैं। इन्होंने कहा संज्ञान क्या है? संज्ञान मस्तिष्क की दो तीन परिभाषा इन्होंने बताई हैं, उन सभी की बात करेंगे। मस्तिष्क की प्रक्रमण क्षमता ही क्या है? संज्ञान है। मस्तिष्क की प्रक्रमण क्षमता ही संज्ञान है। जैसे अब ये प्रक्रमण क्षमता क्या होती है? प्रक्रमण क्षमता का मतलब है प्रोसेसिंग। जैसे कंप्यूटर पे जो चीज़ इनपुट की जाती है तो वो क्रिया करता है, एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत कुछ नई चीज़ निकल करके आती है उसी पुरानी चीज़ से। जैसे हम ये कहें कि दही को मथने से घी बनता है, तो वो कहीं ना कहीं दूध से ही बनी हुई चीज़ें होती हैं, लेकिन एक नई चीज़ निकल करके आती है। जैसे कि मस्तिष्क है और यहाँ पर हमने कोई चीज़ इनपुट की, यहाँ पर कोई सूचना हमने इनपुट की, उसकी प्रोसेसिंग यहाँ पर होती है और उसके पश्चात यहाँ पर हमें आउटपुट मिलता है। तो यहाँ जो सूचनाएं यहाँ पर इनपुट की गई हैं मस्तिष्क में, उन सूचनाओं के आधार पर ही यहाँ पर जो आउटपुट हमें मिलता है, और ये मस्तिष्क जो यहाँ पर काम कर रहा है, इसी को हम नाम देते हैं संज्ञान। अर्थात मस्तिष्क के काम करने की जो पावर है उसे हम संज्ञान कहते हैं। ठीक। दूसरी चीज इसी में इन्होंने एक चीज और बताई कि जो समस्त मानसिक संक्रियाएं होती हैं, समस्त मानसिक संक्रियाओं के योग से उत्पन्न क्षमता क्या है? संज्ञान है। कितनी अच्छी परिभाषा है। समस्त मानसिक संक्रियाओं के योग से उत्पन्न क्षमता क्या है? संज्ञान है। अब दोस्तों, ये जो मानसिक संक्रियाएं हैं ये क्या है? जैसे कि हम जो चिंतन करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी मस्तिष्क प्रक्रिया करता है, वो स्मृति के द्वारा भी कर सकता है, वो चिंतन के माध्यम से कर सकता है। ठीक। वो प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से कर सकता है। ओके। वस्तु स्मैतर्य एक शब्द होता है, वस्तु स्मैतर्य
स्मैतर्य। तो ऐसी सभी चीजें, ऐसी सभी संक्रियाएं जिनके द्वारा मस्तिष्क एक तरीके का ज्ञान निर्माण करता है, और ये जो ज्ञान निर्माण करने की ही क्षमता होती है, इसे हम संज्ञान नाम देते हैं। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। अब मस्तिष्क ये सारी संक्रियाएं करता है, और इन सारी संक्रियाओं के योग को हम संज्ञान कहते हैं। अर्थात कभी कभी हमें चिंतन की जरूरत पड़ती है, कभी कभी जो पूर्व ज्ञान हमारे मस्तिष्क पे स्टोर है उसके माध्यम से किसी हम समस्या का समाधान कर देते हैं। ठीक है, तो समस्या समाधान भी संज्ञान के माध्यम से ही होता है। तो संज्ञान कह सकते हैं कि मस्तिष्क में जो भी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया से जो ज्ञान बनता है, ज्ञान का निर्माण होता है, उसे हम संज्ञान कहते हैं। और ये जो ज्ञान का निर्माण हुआ है, ये प्रतिबिंब के रूप में हो सकता है, प्रत्यय के रूप में हो सकता है, संप्रत्यय के रूप में हो सकता है, जिसे पियाजे ने स्कीमा नाम दिया है। ठीक है, जिसे पियाजे ने क्या नाम दिया है? स्कीमा नाम दिया है। जैसे कोई सूचना हमने इनपुट की, कोई क्वेश्चन इनपुट किया, अब मस्तिष्क में अगर स्मृति, उससे संबंधित चीजें स्टोर हैं, ठीक है, या तो उसके सामने कोई चीज होगी, कोई दृश्य वो देखता है, कोई मानव हो किसी दृश्य को देखता है, देखने के बाद उसका वो अपना दृष्टिकोण बनाता है। तो देखिए, दृष्टिकोण जो उसने बनाया किसी दृश्य को देख करके, किसी घटना को देख करके, ये जो अपना एक दृष्टिकोण बनाया, अपना जो एक नजरिया बनाया, एक तरीके का ज्ञान ही है। और ये ज्ञान जो बना और जिसके द्वारा बना, जिस प्रक्रिया के द्वारा बना, उसे ही हम नाम संज्ञान देते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। एक और परिभाषा यहां पर इनकी है संज्ञान के बारे में कि ऐच्छिक कार्यात्मकता, ऐच्छिक कार्यात्मकता। और ये किसकी ऐच्छिक कार्यात्मकता? मस्तिष्क की, मस्तिष्क की ऐच्छिक कार्यात्मकता, जिसे अंग्रेजी में वॉलंटरी फंक्शनिंग भी नाम देते हैं। तो वॉलंटरी फंक्शनिंग या ऐच्छिक कार्यात्मकता, मतलब हम जो मस्तिष्क हमारा करना चाहता है, जो हम करना चाहते हैं, मस्तिष्क उसी तरीके से प्रोसेसिंग करता है। अगर जो चीज मैं यहां पर बोल रहा हूं, तो बोलने के पहले मेरे दिमाग में चीजें आ रही हैं, शब्द बन रहे हैं, और मुझे क्या बोलना है, ये मेरी इच्छा है। और ये जो क्षमता है कि जो मैं बोलना चाहता हूं सिर्फ वही बोल पा रहा हूं, यही एक संज्ञानात्मक क्षमता है, यही एक काम संज्ञान का है। मैं जो बोलना चाहता हूं वही बोल पा रहा हूं, मैं इस मार्कर से इस बोर्ड पर लिखना चाह रहा हूं, ये जो क्षमता है वो संज्ञान के द्वारा ही आती है। ठीक है, अब दोस्तों शायद समझ में आ रहा होगा। तो ऐच्छिक कार्यात्मकता, मस्तिष्क की ऐच्छिक कार्यात्मकता, जिसकी ये जो क्षमता उत्पन्न होती है कि जो मस्तिष्क हम करना चाहते हैं वो उसी तरीके से मस्तिष्क हमें क्या करता है, अपने मस्तिष्क को प्रोसेसिंग करके ज्ञान देता है, ऐसी क्षमता को हम संज्ञान कहते हैं। ठीक है, ऐसी क्षमता को हम संज्ञान कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं भी होती हैं, जिनकी मदद से हम नवीन ज्ञान, अपना एक नया नजरिया, नया दृष्टिकोण बना सकते हैं। तो ये दोस्तों है संज्ञान। संज्ञान की इन परिभाषाओं को आप नोट कर सकते हो, ये पियाजे की बहुत अच्छी परिभाषाएं हैं। दूसरा एक कभी कभी यहां पर शब्द आता है परासंज्ञान, उसकी भी बात कर लेते हैं। परासंज्ञान, या जिसे अंग्रेजी में मेटाकॉग्निशन बोलते हैं, मेटाकॉग्निशन। देखिए दोस्तों, ये जो मेटाकॉग्निशन है, ये इस कॉग्निशन से थोड़ा सा ऊपर की बात है, थोड़ा सा ऊंचे स्तर की बात है। मतलब चिंतन के लिए भी चिंतन, जो चीज आपके मस्तिष्क ने प्रोसेस करके आपको दी, वो चीज पर दोबारा फिर हम चिंतन करें। अर्थात हम अचानक जो हमें नॉलेज का निर्माण हुआ, अचानक जो ज्ञान का निर्माण हुआ मस्तिष्क में, मस्तिष्क के द्वारा किया गया, वो जो ज्ञान है, अगर वो उस परिस्थिति के लायक नहीं है, उस परिस्थिति का सामंजस्य नहीं कर पा रहा है, समायोजन उससे नहीं हो रहा है, समस्या समाधान नहीं हो रहा है, तो वो जो चीज बनी है फिर दोबारा उस पर चिंतन करना, ये क्या है? मेटाकॉग्निशन है। मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, चिंतन के लिए चिंतन, विचार के लिए विचार,
ये आपका मेटाकॉग्निशन है। और ऐसा कब होता है? जब हम किसी चीज का ज्ञान निर्माण कर लेते हैं किसी समस्या के लिए, और वो समस्या के लिए जो ज्ञान निर्माण किया गया है वो काम नहीं आता, तो तुरंत मस्तिष्क जो है वो मेटाकॉग्निशन में चला जाता है, चूंकि उसे परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करना है। इसलिए तो मस्तिष्क की वो स्थिति जब मस्तिष्क तुरंत जो चीज उसने बनाई है, जिस ज्ञान का निर्माण किया है वो काम ना आए और वो परिस्थिति से सामंजस्य ना बैठा पाए, तो बने हुए ज्ञान का समाज में या वातावरण में सामंजस्य ना स्थापित हो पाना, और उसके तुरंत फिर मस्तिष्क मेटाकॉग्निशन में का चले जाना, यही क्या है? परसंज्ञान है, अर्थात संज्ञान से थोड़ा सा ऊपर की बात। यहाँ क्या है कि आपने चिंतन किया, एक नॉलेज का निर्माण किया, आपने ज्ञान का निर्माण किया, और तो ये संज्ञान की बात है। लेकिन निर्मित ज्ञान अगर परिस्थिति से समायोजन नहीं हो पा रहा है उस ज्ञान के द्वारा, तो मस्तिष्क पुनः संज्ञान करने लगता है, जिसे हम संज्ञान के लिए प्रोसेसिंग करने लगता है, जिसे हम मेटाकॉग्निशन या परासंज्ञान कहते हैं। तो हो सकता है, मुझे लगता है दोस्तों मैं समझा पाया हूँगा आपको संज्ञान के बारे में। तो ये संज्ञान की कुछ परिभाषाएं थी और इसको मैंने समझाने का प्रयास किया। आगे हम लोग बात करते हैं संवेग की। संवेग, दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से, कई बार ये प्रश्न आता है कि क्या एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, क्या दूसरे में अंतर संबंधन है? तो आप कमेंट्स में बताइए क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं। ठीक है, वैसे मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। हम लोग बात करने जा रहे हैं संवेग की। संवेग, इमोशन, ये क्या होता है? संवेग क्या होता है? संवेग, दोस्तों संवेग के बारे में एक मनोवैज्ञानिक की बहुत बेहतरीन परिभाषा है जिसको मैं अभी बताने जा रहा हूं। हालांकि पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए, इमोशन शब्द जो है वो इमोवेयर से लिया गया है, लैटिन भाषा के इमोवेयर से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? टू मूव कह सकते हैं। टू मूव मतलब गति में, ठीक, ये कह सकते हैं। इस इमोवेयर का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तेजित दशा। उत्तेजित दशा मतलब जब व्यक्ति के अंदर संवेग काम कर रहे होते हैं तो व्यक्ति अचानक से वो उत्तेजित दशा में आ जाता है, उसके शरीर पे भी वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो इमोवेयर का मतलब है टू मूव करना, गति में लाना, उत्तेजित दशा में लाना। ये लैटिन भाषा का शब्द जो इमोवेयर है उसी से इमोशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। और भी इस इमोशन को और भी अगर हम तोड़ करके देखें तो ई डैश मोशन। ठीक, ई का मतलब क्या है? एनर्जी, और एनर्जी कैसी? इन मोशन में, मतलब जब ऊर्जा हमारी गति में हो, हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है जब वो गति में आ जाए। ठहरी हुई ऊर्जा जो है वो, ये कह सकते हैं जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। तो आंतरिक जो एनर्जी है वो तो फिजिक्स की बात हो गई, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की। ई का मतलब एनर्जी, और वो आंतरिक एनर्जी जो एक प्रेरक के रूप में काम करती है और फिर वो हमें गति में लाती है। कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे शरीर पर, हमारे व्यवहार पर भी नजर आने लगती है। तो ये है आपका इमोशंस, या जैसे हम संवेग कहते हैं। दोस्तों संवेग को हम भावनाएं भी कहते हैं। ठीक है, भावनाओं के रूप में इसको हम अक्सर यूज करते हैं आम भाषा में, लेकिन संवेग जो है वो हम मनोविज्ञान में संवेग के रूप में इसे कहते हैं, संवेग नाम से जानते हैं। संवेग की परिभाषा, बहुत अच्छी परिभाषा एक है, वो परिभाषा है इमोशंस कलर आवर लाइव्स। बहुत अच्छी परिभाषा, इमोशंस कलर आवर लाइव्स। और ये किसकी परिभाषा है दोस्तों? रेथस की। 1984 ईस्वी में इन्होंने ये परिभाषा दी है, मनोवैज्ञानिक रेथस ने। इमोशंस कलर आवर लाइव्स, अर्थात संवेग जो है वो हमारे जीवन के रंग हैं। संवेग हमारे जीवन के रंग हैं, अर्थात अगर ये रंग, ये संवेग ना हो तो जिंदगी जो है वो
आपकी रंगहीन हो जाएगी। सोचिए दोस्तों, अगर लोगों के अंदर प्रेम ना हो, लोगों के अंदर दया ना हो, लोगों के अंदर ईर्ष्या ना हो, क्रोध ना हो, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। कभी कभी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो भी नेगेटिव चीज़ें भी सकारात्मक चीज़ों के लिए काम आ जाती हैं। तो प्रेम नहीं होगा, लोगों के अंदर दया नहीं होगा, सुख दुख की भावनाएं नहीं होंगी, तो फिर जिंदगी बेकार है। दुनिया में एक ही प्राणी ऐसा है, मनुष्य, जिसके अंदर ये संवेग पाए जाते हैं, जो कि अन्य प्राणियों से इसको अलग करते हैं। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में, सर्वश्रेष्ठ जीवों में जो गिनती मनुष्य की जाती है, उसका सबसे प्रमुख कारण है व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले संवेग। वो लोगों की तकलीफ को समझता है, लोगों के कष्ट को समझ सकता है, महसूस कर सकता है, और ये महसूस करना ही संवेग के माध्यम से होता है। जब हम भावनाओं की बात करते हैं, हम किसी की भावनाओं को समझते हैं, लोग हमारी भावनाओं को समझते हैं, हम क्या किसी के बारे में नजरिया रखते हैं, तो ये जो भावनाएं हैं, मनुष्य जो है वो भावनाओं की वजह से अन्य प्राणियों से अलग माना जाता है। तो इमोशंस, जो संवेग हैं, वो हमारे जिंदगी के विभिन्न रंग होते हैं। कलरफुल जिंदगी अगर है दोस्तों, सोचिए एक व्यक्ति उदासीन हो जाए, बाहर में दुनिया में क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन प्यार कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, नफरत कर रहा है, इससे कोई लेना देना ना हो, और तो वो क्या उदासीन हो जाएगा, क्या उसकी जिंदगी जैसी नजर आएगी? नहीं नजर आएगी, क्योंकि व्यक्ति की जिंदगी नजर आती है, उसका मूल कारण ये संवेग होते हैं। और ये संवेग व्यक्ति को पता नहीं क्या क्या कराते हैं। एक संवेग एक व्यक्ति को महापुरुष, दार्शनिक, फिलोसफर बना सकता है, और एक संवेग अगर गलत दिशा में जो एनर्जी चली गई तो व्यक्ति को आतंकवादी भी बना सकता है। और ऐसा होता भी है। संवेग हर एक व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो। बस बात ये होती है कि किसी के अंदर कुछ अच्छे संवेग दब गए होते हैं, और किसी के अंदर कुछ जो खराब संवेग हैं वो उजागर हो चुके होते हैं, बाहर आ चुके होते हैं, लेकिन संवेग सबके अंदर होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है वाटसन, इन्होंने कहा है कि शिशु के अंदर, अर्थात जन्म से ही व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं: क्रोध, भय और प्रेम। ये 3 जो संवेग हैं, यही मूल संवेग हैं, और ये व्यक्ति के अंदर जन्म के समय से ही, शैशवावस्था के समय से ही ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाटसन महोदय का कहना है। एल्बर्ट नाम के एक बच्चे पर इन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे, वाटसन ने। ठीक है, तो ये इमोशंस हैं। ऐसे ही एक और परिभाषा है वुडवर्थ की। तो वुडवर्थ महोदय की जो परिभाषा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग क्या है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, अर्थात जब व्यक्ति उत्तेजित होता है। और उत्तेजना कैसे नजर आती है व्यक्ति के व्यवहार में? जब व्यक्ति का ब्लड प्रेशर एकदम अचानक से हाई हो जाएगा, या वो एकदम से हक्का बक्का रह जाएगा, या कभी कभी ऐसा होता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं व्यक्ति के। तो ये जो चीजें हैं, ये संवेगों का प्रकटीकरण है, संवेग प्रदर्शन है, जो कि बॉडी के माध्यम से दिखाई देता है। दोस्तों, ये जो विचार हैं, ये जो भावनाएं हैं, जब ये सिर्फ आंतरिक रूप में रहती हैं, भावनाएं जब आंतरिक रूप में रहती हैं तो वो विचार होते हैं। ये जो भावनाएं हैं, जब कहते हैं कि आगे निकलते हैं, इनका जो बाह्य प्रकाशन है, भावनाओं के बाह्य प्रकाशन को हम नाम क्या देते हैं? संवेग नाम देते हैं। भावनाओं के बाह्य प्रकाशन को, या विचारों के बाह्य प्रकाशन को हम संवेग कहते हैं। भावनाएं, संवेग तो एक ही बात है। तो ये जो विचार हैं, जब ये बाह्य प्रकाशन होता है, अर्थात जब हमारे बॉडी पे चीजें दिखाई देती हैं, तो वो संवेग होते हैं। लेकिन इन विचारों का जो क्रियात्मक रूप होता है, उसे हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। विचारों के क्रियात्मक रूप को क्या नाम देते हैं? मूल प्रवृत्ति नाम देते हैं। तो ये मूल प्रवृत्तियों की बात किसने की? 14 मूल प्रवृत्तियों की बात जो है वो मैकडूगल ने की है। किसने? मैकडूगल। और इन्होंने ये भी कहा है कि इन्हीं मूल प्रवृत्तियों से ही संवेगों का जन्म होता है। ठीक, मूल प्रवृत्तियों की वजह से ही संवेगों का जन्म होता है। तो ये बात किसने कही? मैकडूगल ने कही। तो जैसे किसी के दिमाग में कोई बात आई, किसी व्यक्ति के मन में कोई बात आई, ठीक, तो एक विचार आया, तो ये विचारों का आंतरिक रूप है, ये भावनाएं हैं। ठीक, अब ये जो आंतरिक विचार हैं, जब इनका बाह्य प्रदर्शन होता है भावनाओं का, तो व्यक्ति के क्या होता है? कान खड़े हो जाते हैं,
ठीक है। तो ऐसे में ये क्या है, ये संवेग है। जब बॉडी पे वो चीजें दिखाई दे तो संवेग है। और जब ये चीज सोच रहा है उसको कर दे, जब इस चीज को ये कर दे तो फिर वो क्या होती हैं, मूल प्रवृत्तियां। वो क्या होती हैं, मूल प्रवृत्तियां। तो ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं, इन मूल प्रवृत्तियों को देख करके भी क्या होता है, संवेगों का जन्म होता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं। तो मूल प्रवृत्तियां कुछ अलग चीजें हैं, इंस्टिंक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में इनको। मूल प्रवृत्तियों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट मीन्स मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक, तो संवेगों, मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से ही संवेगों का उदय या जन्म होता है। अब ये संवेग कितने प्रकार के होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। देख ले, संवेग दो प्रकार के माने गए हैं, एक आपके पॉजिटिव और दूसरे निगेटिव। अब डिपेंड ये करता है कि आपके अंदर किस प्रकार के जो संवेग हैं वो हावी हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति जितना ज्यादा संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करता है उतना ही वो समस्या, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो अच्छे से कर सकता है, उतना ही वो अपने वातावरण से अच्छे से समायोजन स्थापित कर सकता है। और बात करते हैं संवेगों की, तो संवेग दो प्रकार के होते हैं। इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं और निगेटिव इमोशंस भी होते हैं। संवेग सकारात्मक भी कह सकते हैं, ये धनात्मक भी कह सकते हैं, ठीक, और ये नकारात्मक। अगर बात करें पॉजिटिव की तो ये डिजायरेबल होते हैं। कैसे, डिजायरेबल मतलब ये वांछित होते हैं। लेकिन नेगेटिव या नकारात्मक अगर हम इमोशंस की बात करें तो ये अनडिजायरेबल होते हैं। अनडिजायरेबल मतलब अवांछित। ये तो जो पॉजिटिव होते हैं वो डिजायरेबल होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं अनडिजायरेबल होते हैं, अवांछित होते हैं। जब जैसे वांछित की बात करें तो वांछित में क्या होता है कि लोगों के अंदर एक चीज देखने को मिलती है, डिलाइट। क्या देखने को मिलती है, डिलाइट, अर्थात प्रसन्नता। लेकिन जो अवांछित होते हैं इनमें अक्सर आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रेस, तनाव। क्योंकि जिंदगी में तनाव कोई चाहता नहीं है, कोई नहीं चाहता कि वो दुखी रहे, कोई नहीं चाहता कि वो परेशान रहे, ये अवांछित हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जो चीज़ हम नहीं भी चाहते हैं वो आ जाती हैं, वो नकारात्मक संवेग काम करते हैं और व्यक्ति डिस्ट्रेस में चला जाता है, तनाव में चला जाता है। लेकिन सभी लोग प्रसन्न रहना चाहते हैं, ये वांछित हैं, ये वांछित संवेग है, ये सकारात्मक है। सभी लोग प्रसन्न रहना चाहते हैं, सभी लोग प्रेम से रहना चाहते हैं, सभी लोग मिलजुल करके खुशी से रहना चाहते हैं, तो ये वांछित हैं। तो इस तरीके के संवेग अब व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप के अपने संवेगों को कितना नियंत्रण में रखता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने संवेगों को नियंत्रण करता है वो उतना ही व्यक्ति अपने जीवन को मजबूत बनाता है, जीवन पे अपने उद्देश्यों में वो सफल होता है। तो ये भी एक तरीके का जीवन कौशल है। व्यक्ति कितना अपने संवेगों पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, कब उसको समस्याएं आनी है, कभी ज़्यादा उसको समस्या में परेशान नहीं होना है और बहुत ज़्यादा खुशी में, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता में उसे बहुत ज़्यादा एकदम मतलब कंट्रोल के बाहर भी नहीं जाना है इतना ज़्यादा। तो कंट्रोल दोनों में करना है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। कहाँ कितनी ज़रूरत है, किन संवेगों का हमें इस्तेमाल कहाँ पर करना है, ये एक मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है। और वो मनुष्य कितना इन चीज़ों में अपनी पकड़ मजबूत बना चुका है, ये दिखाता है कि वो व्यक्ति, वो बालक समाज के साथ में, वातावरण के साथ में कितना बेहतरीन तरीके से सामंजस्य या समायोजन स्थापित कर पाता है। तो जो जितना ज़्यादा संवेगों पर सामंजस्य स्थापित कर पाएगा वो व्यक्ति उतना ही प्रतिभाशाली, उतना ही बुद्धिमान माना जा सकता है। ठीक है, तो ये इमोशंस जो हैं वो इतने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर प्रसन्नता की बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे, जैसे कि प्रेम, दया। यहाँ पर डिस्ट्रेस की बात करेंगे, क्रोध, ईर्ष्या, इस तरीके के संवेग जो है वो अक्सर यहाँ पर हावी रहते हैं। इन संवेगों के बाह्य प्रदर्शन को जो हम क्रियात्मक रूप में देखेंगे, व्यवहारात्मक रूप में देखेंगे, तो कभी कभी लोगों को गुस्सा आता है तो थप्पड़ मार देते हैं। तो गुस्सा आया, शरीर एकदम से झंझनाया, ये तो संवेगों का प्रदर्शन है। लेकिन जब हम बाहर चले गए और अपना काम दिखा दिया उस गुस्से के द्वारा, किसी को मार दिया, जड़ दिया 2-3 तमाचे, तो ये क्या हो गया, ये दोस्तों हो गया आपका
उन भावनाओं का, उन विचारों का क्रियात्मक रूप, जिसे हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। तो मूल प्रवृत्ति क्या है कि सामने से कोई परेशान कर रहा है या कोई समस्या है और जो चीज़ हम नहीं करना चाहते हैं फिर भी मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्रोध पैदा होगा। तो मूल प्रवृत्तियां क्या करती हैं? संवेगों का जन्म देती हैं। तो यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि संवेग उत्पन्न कैसे होते हैं। संवेगों को उत्पन्न करने का कारण जो होती हैं वो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में इंस्टिंक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टिंक्ट। इन मूल प्रवृत्तियों की बात किसने की है? मैकडूगल ने की है। मैकडूगल ने की है इन मूल प्रवृत्तियों की बात। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। ठीक है, संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। तो ये इस तरीके से, अब हम जैसे बात कर रहे थे कि संवेगों का रूप क्या होता है, संवेगों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो संवेगों की विशेषताएं मैंने अभी आपको बताई कि संवेग शारीरिक पहलू भी उनका होता है, ठीक, उनका व्यवहारात्मक पहलू भी होता है, जो व्यवहार में दिखाई देते हैं। हम किसी के प्रति बहुत खुश हैं, हमें किसी के प्रति प्रेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? हो सकता है कोई गिफ्ट उठाकर उसको दे दें। तो ये जो गिफ्ट हमने उठा दे दिया, ये गिफ्ट देने की जो इच्छा है, ये मूल प्रवृत्ति है। और इस मूल प्रवृत्ति ने क्या किया कि हमारे अंदर प्रेम पैदा किया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीजें यहां पर हैं। अब बात करते हैं संज्ञान और संवेग में संबंध क्या है। तो दोस्तों दोनों में बहुत गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे से सन्निहित हैं। कैसे सन्निहित हैं? जैसे संज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्जन, ज्ञान का निर्माण करने की एक क्षमता, मस्तिष्क की एक क्षमता। लेकिन अगर आपके मूल प्रवृत्तियां कुछ ऐसी हैं जिन्होंने दुख, स्ट्रेस, ऐसे संवेगों को बढ़ा दिया है जो स्ट्रेस को बढ़ाने वाले हैं, तनाव को बढ़ाने वाले हैं, गुस्से को बढ़ाने वाले हैं। और जब आपका दिमाग गुस्से पे होगा, आप दुखी होगे, तो आपका मस्तिष्क अच्छे से काम नहीं करेगा। अर्थात जिस तरीके के ज्ञान का निर्माण करना है, जैसे ज्ञान का निर्माण करना है, वो नहीं कर पाएगा और इस तरीके से संज्ञान प्रभावित होगा। तो संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं और संज्ञान फिर संवेग को भी प्रभावित करता है। तो ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये भी आपको जानते रहना चाहिए। तो एक दूसरे का इन दोनों से अंतर संबंधन होता है, एक दूसरे को ये दोनों प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञान और संवेग के बारे में हम लोगों ने इतना कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानी। अगर आपको इसमें और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। वैसे मैंने इन दोनों को डिफाइन करने की कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से। फिर भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं दोबारा फिर बहुत और अच्छे तरीके से कुछ सुधार करते हुए दोनों को फिर पढ़ा दूंगा। तो ये बात आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।